बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान में सबसे बुरा हाल किस सूबे का है तो एक मरतबा फिर सूबा सिंध बाजी ले गया है। वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग बड़े अच्छे हैं और पूरा एक सिस्टम भी है। जबकि गुज़िश्ता 15 साल से लगभग एक ही पार्टी की हुकूमत है, यानी 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, 2018 में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। और पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि जब तक भुट्टो ज़िंदा हैं तब तक उनकी हुकूमत सिंध में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब सिंध की हालत क्या है, ज़रा थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पोस्टमार्टम किया है वो, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो हमने तहकीकात की हैं कि सिंध के हुक्मरानों ने क्या हाल कर दिया है। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, जब मैं सिंध गया था और उसका एक तफसीली दौरा किया था मैंने अपनी टीम के साथ, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो टाइम था वो सिंध की तहजीब का उरूज कहा जा सकता है। आज वो सिंध उससे भी बुरे हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। शायद वो 21वीं सदी क्या 20वीं सदी में भी दाखिल नहीं हुआ। मैंने और मेरी टीम ने जब सिंध का दौरा किया था आज से चंद साल पहले, तो उसकी हालत देखकर हमें ऐसा लगा और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये तो मोहनजोदड़ो का जो दौर था सिंध में वो शायद ज़्यादा जदीद दौर था और वो इनकी तहजीब का उरूज था, क्योंकि वो सूबा तो ऐसा लगता है कि 20वीं सदी में भी दाखिल नहीं हुआ। 21वीं सदी तो बहुत दूर की बात है और कराची जैसे शहर को ऐसा तबाह कर दिया है कि वो रहने के काबिल नहीं रहा और दुनिया के बदतरीन शहरों के अंदर अब उसका शुमार होता है, जहां पे इंसानों के रहने की सहूलियात ना होने के बराबर होती चली जा रही हैं। तो पहले सुने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, उनको सुने और फिर आपको वो डाटा देते हैं जो हमने निकाला है और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक सिंध ने किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को बर्बाद कर दिया। ये पहले सुने चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है सवाए सिंध के। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक RO प्लांट नहीं लगाया और 1500 मिलियन खर्च हो गए। 1500 मिलियन ये खर्च हो गए और एक RO प्लांट नहीं लगाया। हुकूमत के पास क्या मंसूबा है? सूरत हाल बदतरीन हो रही है। बदकिस्मती से हमारी यहां सिंध के अंदर कोई लंदन से बैठ के हुक्मरानी कर रहा है, कोई दुबई से बैठ के हुक्मरानी कर रहा है, कोई कनाडा से बैठ के हुक्मरानी कर रहा है। लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, यहां पे एक ASI भी ऐसा ताकतवर हो जाता है कि वो पूरा सिस्टम चलाता है। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछ कर बताएं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप चाहते क्या हैं। आप जाएं अंदरूने सिंध में और खुद देखेंगे क्या हो रहा है वहां पे। सब नजर आ जाएगा, सब पता चल जाएगा कि लोग कैसे आते हैं और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है। इतने सालों से आपकी हुकूमत है, यहां शहरियों को क्या मिला? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन की मोहलत दी है और 16 तारीख को दोबारा पेशी है। मजीद कुछ वज़रा को और कुछ सरकारी अफसरान को बुलाया गया कि आकर वो जवाब दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि शारा फैसल वाले मामले के ऊपर, यानी जहां दिल करता है बिल्डिंग बना देते हैं, जहां दिल करते हैं सड़कें तंग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और हम सब कुछ जानते हैं कि यहां क्या धंधा चल रहा है और धंधा अभी भी चल रहा है। हुकूमत कहां है, कौन जिम्मेदारी लेगा? जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, चाहे काम कितना भी गैर कानूनी हो, और यही धंधा सिंध में चल रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, वही चला रहा है सारा सिस्टम। अब ये भी एक करैक्टर है, इसको जरदारी साहब का फ्रंटमैन कहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो एक अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब थे, वो भी, उनको भी ऐसे ही फ्रंटमैन कहा जाता था, वो भी पूरा निज़ाम चला रहे थे। आजकल ये यूनुस मेमन जो हैं ये बड़े मकबूल हैं। मंजूर काका या मंजूर कादर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG था, नैब के साथ प्ली बारकेन किया है, वो भी सिस्टम को कनाडा से बैठकर चला रहा है मुबैना तौर पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सिंध के अंदर चल रही हैं और कोई डेवलपमेंट, कोई चीज़ सिंध में नहीं हो रही। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें साबित करके बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं और यहां तक कहा कि जैकबाबाद के तालीमी इदारों के लिए मुख्तस ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया गया। वज़ीर आला के मुशीर एजाज जाखरानी, MPA असलम अबरो और कमिश्नर लाड़काना और DC जैकबाबाद को बुध वाले दिन तलब कर लिया अदालत ने। और सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गुजार ने यह भी कहा
और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी के बासर लोगों ने स्कूल की ज़मीनें भी फ़रोख्त कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि जैकोबाबाद जैसा हाल पूरे सिंध का है। स्कूल की जगह पर होटल चल रहे हैं, पढ़ने की जगह पर गधे और घोड़े बंधे हुए हैं, मवेशी बंधे हुए हैं, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती लोगों को। बहरहाल आके अब जवाब दें, सिंध बहुत बुरी तरह फंस गया है। सिंध ये क्लेम करता है कि उनको वफाक पैसे नहीं दे रहा। अब मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि वफाक उनको कितने पैसे दे रहा है और उन पैसों का सिंध हुकूमत क्या कर रही है। ले जी, सबसे पहले तो खवातीन वाले मामले पे आ जाएं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उनकी खवातीन बड़ी मकबूल हैं। आप ये देखें कि वो खवातीन को अपने फ्रंट सोल्जर्स के तौर पर रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, खवातीन को देते कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ नाम लेता हूँ। नफीसा शाह साहिबा, शादिया मरी, शैला रजा साहिबा, शेरी रहमान, रुबीना कायम खानी, शर्मिला फारूकी, नाज बलोच, फलियाल तालपुर, परवशा खान, ससी पलीजो, बेशुमार खवातीन है जो आपको फ्रंट लाइन पर पीपल्स पार्टी की नजर आएंगी। लेकिन इन खवातीन के अलावा सिंध हुकूमत ने सिंध की गरीब खवातीन को कुछ नहीं दिया। ये मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ। उसमें यह है कि जो सिंध में खवातीन की तरक्की के लिए जितना पैसा आज तक रखा गया है उसको खर्च नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने सिर्फ खवातीन के लिए कानून बनाए हैं, किसी कानून पे अमल दरामद नहीं हुआ। यानी गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस के दौरान खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में जो रिपोर्ट हुई है उसमें पाकिस्तान में आने वाले तमाम वाक़यात में से 27% का जिम्मेदार सिंध है। यानी उनकी आबादी के तनासुब से यह तादाद बहुत ज़्यादा है। 27% खवातीन के साथ जो जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात होते हैं जिनमें बेशतर अंदरूनी सिंध में रिपोर्ट ही नहीं होते और वो सिंध में हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो सूबाई महकमा है सिंध का, खवातीन से मुताल्लिक जितनी स्कीमें हैं और जितने मंसूबे हैं वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से जो उनका तरक्याती बजट है उसको सही इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है ना, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उसको छापा है और वजारत ख़जाना सिंध से ये डाटा उन्होंने हासिल किया है। वजारत ख़जाना सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक खवातीन की स्कीमों के लिए फंड्स के इजरा के बावजूद 90% स्कीमों पर काम शुरू ही नहीं हुआ। मुकम्मल होना तो बहुत दूर की बात है। फंड मौजूद थे पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में, तीनों अदवार के अंदर 90% स्कीमें जो तय किया गया हुकूमत की जानिब से कि शुरू की जाएंगी और उनके लिए फंड जारी किए गए, लेकिन उनमें से 90% स्कीमों के ऊपर काम ही नहीं शुरू हुआ क्योंकि उनका ताल्लुक खवातीन के साथ था। महकमा खजाना के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि इस बजट में कराची में खवातीन के कम्प्लेक्स के क़याम के लिए 34 मिलियन रुपए रखे गए थे, जिसमें से 8 मिलियन जारी भी हो गए थे, लेकिन इस पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। तो पैसे गए किधर? उन्होंने कहा हम जानते हैं पैसे कहां गए, खा गए लोग। 1 रुपया खर्च नहीं किया। 34 मिलियन रखे, 8 मिलियन निकाल लिए और 1 रुपया खर्च नहीं किया। यह पैसा कौन जवाब देगा? किसके पास गया? जो घरेलू मुलाजिमीन खवातीन हैं, घरों में काम करने वाली, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए 26 मिलियन रुपए रखे गए थे और इसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं किया गया और ना उनके बारे में कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट मौजूद है। महकमा खवातीन जो सिंध का है उसको 13 मिलियन रुपए अलग से दिए गए, उस पर भी 1 पैसा नहीं लगाया गया, 1 पैसा। इसके अलावा खवातीन के महकमा में प्लानिंग और मॉनिटरिंग सेल के क़याम के लिए बजट में 50 लाख रुपए रखे गए थे, उसका भी इस्तेमाल 0% है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अब आए, गुज़िश्ता 15 साल से सिंध की 200 से ज्यादा स्कीमें अभी तक नामुकम्मल हैं। अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनानी है ना, और आपने पहाड़ों के ऊपर भी बनानी है, तो 10 साल में बन जाएगी ज्यादा से ज्यादा। कोई बड़ा टॉप का स्कूल, कोई दरिया के ऊपर तामीर करना है ना आपने, या कोई पुल बनाना है बड़ा खौफनाक किस्म का, या बैराज बनाना है, या डैम भी आपने बनाना है, तो 10 साल ज्यादा से ज्यादा टाइम हो सकता है। लेकिन यहां पे सिंध की स्कीमें अजीबोगरीब हैं। 15 साल हो गए, 200 से ज्यादा स्कीमों को शुरू हुए 15 साल हो गए और वो अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुई, सारी नामुकम्मल हैं। और परसेंटेज के अंदर देखें तो सारी बिल्कुल इनिशियल सतह के ऊपर खड़ी हैं। इनमें तालीमी इदारे, तालीम के हवाले से जो है वो 50 स्कीमें हैं जो नामुकम्मल पड़ी हैं 15 साल से, और मकामी हुकूमतों के हवाले से 30 स्कीमें नामुकम्मल पड़ी हैं 15 साल से। आबपाशी, जो ये बार बार कहते हैं ना पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, वो पानी तो तब देंगे जब अपनी स्कीमें आप मुकम्मल करेंगे। 28 स्कीमें जो हैं वो आबपाशी की पड़ी हुई हैं, 15 साल से मुकम्मल नहीं हो रही। 23 पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे जो लोगों की फलाह के लिए होते हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो 200 से ज़्यादा स्कीमें हैं सिंध के अंदर जो 15 साल पहले शुरू हुई थी, और आज 15 साल
गुजरने के बावजूद उनके ऊपर टके का काम नहीं हुआ, वो मुकम्मल ही नहीं हो रही। 2008 में जब हुकूमत आई थी तो जरदारी साहब ने अनाउंस किया था और इन लोगों ने बड़ा कहा था कि जी हम स्कूल अपग्रेड करेंगे, मिडिल स्कूल को जो है वो हम लेकर जाएंगे हाई स्कूल्स की तरफ, प्राइमरी स्कूल को जो है वो मिडिल स्कूलों की तरफ लेकर जाएंगे, और 400 स्कूलों को हम करेंगे प्राइमरी से मिडिल और 230 को मिडिल से हाई करेंगे। वो कुछ भी नहीं हुआ, वो सारा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। जैकबाबाद, नौशेरो फरोज, उमरकोट में IBA कम्युनिटी कॉलेज और सिंध कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, ये सखर का मंसूबा, ये सारे ज़ेर इल्तवा है, ये भी 15 साल से नहीं हो पा रहे। 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में मंसूबा बना, पीपल्स पार्टी ने उसको ओन किया कि जो मछेरे हैं जो मुख्तलिफ झीलों में काम करते हैं, समंदर में काम करते हैं, जैसे कैंचर झील है, मंचर है और दीगर जो माहीगीर वहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए देहात तामीर किए जाएंगे मॉडल किस्म के, और वहाँ पे सहूलियात होंगी उनके लिए। अब 46 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं मौजूदा बजट में, दोबारा आज तक कुछ नहीं हुआ। और आज तरक्याती मनसूबों की जानिब, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का क़याम करें। यहाँ उस्मान बुज़दार, अगर उस्मान बुज़दार का भी मुकाबला नहीं कर सकता ना मुराद अली शाह साहब, तो फिर सिंध की हुकूमत को डूब के मर जाना चाहिए। यानी आपको पंजाब में उस्मान बुज़दार से कमज़ोर आदमी नहीं मिलेगा और वो आपसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी अगर कहीं बेहतर है तो सिंध हुकूमत से तो बहुत बेहतर है। वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, वो नई मार्केट्स बन रही हैं, नए काम हो रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, तालीमी इदारों में काम कर रहे हैं, हेल्थ के अंदर काम किया है, वैक्सीनेशन में काम, बेशुमार चीज़ों में काम किया है। वो सिंध ने तो कसम खाई है कि मरसूं कम ना करसूं। नारा तो इन्होंने बनाया था कि मरसूं सिंध ना दे दूं, लेकिन असल वही है जो मैंने आपको कहा कि मरसूं कम ना करसूं। तो काम नहीं करते ये, पैसे इनको चाहिए और वो भी नकद में, कि फौरन पैसे में दे दें। जो दीगर स्कीमें उसके अंदर बस टर्मिनल इन्होंने बनाने थे वो नहीं बनाए। मेमन गोट में इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना था, और भुट्टो साहब के नाम पे तो कॉलेज बना दें कम से कम, वो भी नहीं बना इनसे। मीरपुर खास कराची के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस, ठट्टा के अंदर इन्होंने IBA सक्कर कैंपस जैसे मंसूबे, ये सारे इल्तफा का शिकार है। और इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। अब बताता हूं आपको मैं वफाक का और इनके पैसों का मामला है क्या। NFC अवार्ड के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सिंध को 742 अरब रुपए देने थे, लेकिन हुआ यह कि जब टैक्स कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आया तो फिर वो पैसे बन गए लगभग कुछ 600 अरब से ज़ायद। लेकिन जब बजट कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आया और कोविड में आपके सामने है, पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया, अभी भी गुंजाइश है, तो 680 अरब रुपए के लगभग पैसा बन गया जो सिंध को देना था, और 600 अरब सिंध को दिया जा चुका है। भाई अगर आपको पूरे पैसे नहीं मिले, थोड़े से पैसे आपके रह गए अगर 10-15%, तो वो जो 80-85% मिला है उसका काम दिखा दें आपने कहां पे किया है। यानी सिंध के अंदर एक मंसूबा मुकम्मल नहीं करना सिर्फ इसलिए कि हमें जनाब 15 रुपए कम मिले हैं 100 में से। यही पंजाब को भी पैसे कम मिले हैं, बलूचिस्तान को भी कम मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा को भी कम मिले हैं, लेकिन वो उन कम पैसों का बहाना बनाकर अपनी तरक्की रोक के तो नहीं बैठे हुए। वो खवातीन को भी हुकूक दे रहे हैं, वो हर तरह कहीं ना कहीं तरक्की का पहिया घुमा रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हर थोड़े दिन के बाद उनका एक नया मनसूबा सामने आ जाता है। सिंध क्या सामने ला पाया आज तक? इतनी लंबी हुक्मरानी के बाद भी अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो कौन कसूरवार है? अब सिर्फ जाते जाते एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि पीपल्स पार्टी इसको याद रखे। और मजे की बात एक और बताऊं आपको मैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उनकी जमात ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता चला है कि सबसे बुरी कारकर्दगी इनकी है। और अब JUI सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। अब देखिए, थोड़े दिन पहले उनके साथ शेरो शक्कर थे, उनके गले मिलते थे, वो आपस में लीडर बने हुए थे और सिंध की तरक्की उनको नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही इख्तिलाफ हुआ, PDM से बाहर हुए, अब उनको सिंध बुरा लगना शुरू हो गया। अब उनको पता चला कि यहां पे कारकर्दगी बहुत खराब है, एहतजाज करना पड़ेगा। अब एहतजाज करेंगे वो। ये है पॉलिटिकल पार्टीज की औकात और अप्रोच पाकिस्तान के अंदर। दुनिया के बदतरीन 10 शहर पता कौन से हैं? पहले टॉप 3 आपको मैं बता दूं। दुनिया में जो सबसे बुरा शहर है रहने के लिए, वो शाम का शहर है दमिश्क, नाइजीरिया का लागोस दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद न्यू गिनी का पोर्ट मॉरिस ये तीसरे नंबर पे है, और पाकिस्तान का कराची जो है वो 7वें नंबर पे है दुनिया का बदतरीन शहर रहने के लिए। 7वें नंबर पे दुनिया का बदतरीन शहर जो इंसानों के रहने के लिए है वो कराची है। ये तो हालत कर दी सिंध की आपने। और ये सिंध की तबाही सिर्फ इसलिए है कि सिंध का पैसा मनी लॉन्डर हो जाता है, सिंध का पैसा अल्लाह तल्लों में खर्च हो जाता है, सिंध का पैसा ये खा जाते हैं।
और सिंध को देते कुछ नहीं है, मनी लॉन्डर करते हैं, बाहर भेजते हैं। और उसी केस के अंदर, इसी किस्म के केस में आसिफ अली जरदारी साहब को एहतसाब अदालत ने दोबारा तलब कर लिया है और आइंदा समाअत 29 जून को है, इनको पेश होना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं अभी जरदारी साहब से जुड़े हुए, कुछ और लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, अब जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी, अब सिंध के हक के ऊपर डाका भी पड़ रहा होगा, और अब फौज भी बहुत बुरी हो जाएगी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी शुरू हो जाएगी, और बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम के जाके घुटनों में बैठ जाए, क्योंकि जब ये मुश्किल में पड़ते हैं इकट्ठे होकर हमला कर देते हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।